गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ रहे हैं आप अपने इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि यदि आपका उद्देश्य अच्छे नहीं बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होना है तो 100% श्योर मानिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल में आपको ऑब्जेक्टिव्स से लेकर आपके मैथ्स तक की वीडियो जो है वो मिलेगी। जब मर्जी देख लीजिए, सारी अपलोड हो चुकी हैं। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो ये बेल बजनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 11 की, जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते, पास ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और इसमें बात करेंगे हम जापान की। आज विशेषतः जापान से रिलेटेड इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे आज हम करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, साथ में कॉपी लीजिए, हाथ में पेन, और मेरे साथ अपने जवाब लिखते रहिए। और बाद में चेक कीजिए कि मैंने 46 प्रश्न पूछने वाला हूँ, 46 में से कितने मार्क्स मेरे बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर आपने इस लेसन को अच्छे से, जो मैंने वीडियो आपको भेजी है, अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके 46 में 46 नंबर आने चाहिए। अरे 40 तो कहीं में नहीं जाने चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तैयार है ना? चलिए पहला प्रश्न ये रहा, जापान में कितने द्वीप समूह का देश है? और सबसे 4 जो बड़े द्वीप हैं उनके नाम भी आपको बताना है। बिल्कुल सही, दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। लगभग 3000 से भी ज़्यादा द्वीप समूह को मिलाकर जापान बनता है। और 4 बड़े जो द्वीप हैं उनका नाम है होंशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। बार बार इसको बोलेंगे बिल्कुल ईजिली आ जाएंगे। 3000 से अधिक होंशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। सबसे बड़ा द्वीप है होंशु, याद रखना, जिसमें में उसकी राजधानी का नाम भी स्थित है। तो भाई अगला प्रश्न ये रहा, राजधानी का नाम तथा स्थिति का नाम है। मैंने बताया सबसे बड़े द्वीप होंशु में जो राजधानी है आज के वर्तमान, उसका नाम क्या है भाई? टोक्यो कहते हैं, टोक्यो भी कहते हैं। और स्थिति मतलब स्थिति बतानी, स्थिति का मतलब हुआ कि उसकी सीमाएं किसके साथ पड़ती है। देखिए वो तो पूरा तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। तो पश्चिम की तरफ मैंने बताया था ना आपको, आपके मानचित्र में जो वो है, मैंने यह आपका मंगोल का जो मानचित्र भेजा उसमें भी स्थिति बताई है। तो जापान का सागर जो है पश्चिम की तरफ है। पश्चिम ये पड़ा ना पूर्व, तो पश्चिम की तरफ जो है वो जापान सागर है। और इस तरफ से जो बड़ा जो सागर है विश्व का वो है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है घिरा हुआ है। ये स्थिति है। तीसरा प्रश्न ये रहा, जापान को उगते हुए सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? ये अलग अलग तरह से पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव में, कुछ अलग तरह से, लेकिन मैंने आपकी किताब से कब बताया है और भी जो नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, उसको मैंने आपके शेयर कर रहा हूँ। क्यों कहा जाता है? पहला देखिए, जापान को उगते हुए सूर्य का देश इसलिए कहा जाता है कि माना जाता है कि जो जापान है इसको निकोल भी कहा जाता है। और दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति हुई एक शब्द से हुई, एक ही शब्द से ये निकले हुए शब्द हैं, जापानी और जापान और निकोल। और दोनों का उनका जो शब्द है जिससे बना है उसका अर्थ क्या है? उस शाब्दिक अर्थ है जहाँ सूरज उगता है, जहाँ सूरज उगता है, तो इसलिए इसको उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। दूसरा क्या बोला जाता है कि चीन के लोग जो इसको उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। क्यों? क्योंकि चीन से जो है जो जापान की स्थिति है वो पूर्व की तरफ पड़ता है जापान, है ना। चीन से, चीन यहाँ है ना, तो जापान इस तरफ को पड़ा। तो जापान जो पूर्व की तरफ पड़ता है और सूरज कहाँ से निकलता है? उदय होता है पूर्व की तरफ से, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चीनवासी क्या कहते हैं इसको? उगते हुए सूर्य का देश। और तीसरा जो आपकी किताब से संबंधित है, एक दंत कथा के अनुसार जो पहला सम्राट था, माना जाता है कि जो पहला सम्राट था उसका नाम था जिमू। प्रथम सम्राट क्या नाम था? जिमू। और ये जो जिमू था ये सूर्य देवी का पुत्र था। ठीक है जी, सूर्य देवी का पुत्र था, इसलिए इसको कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। क्लियर हो गया? चलिए चौथा ये रहा, जापान की साम्राज्यवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? साम्राज्यवादी नीति क्या होती है? साम्राज्यवादी नीति वो होती है कि जब कोई ताकतवर देश, है ना, ताकतवर देश जो गरीब देश है उसके आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को छीन लेता है और खुद जो वहाँ का मालिक बन जाता है। जैसे कि अंग्रेज लोग भारतवर्ष में आए व्यापारी बनकर, लेकिन देखा उन्होंने कि यहाँ के लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, तो यहाँ पर शासन करना ईजी है, तो उन्होंने एक सेना गठित की और उसके बलपुर जो है जितने भी सम्राट थे उनको आपस में लड़वाया। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था पूरा देश। तो इसलिए जो है हम गुलाम बन गए। पहली जो बड़ी लड़ाई उन्होंने जीती वो थी 1757 में, प्लासी की लड़ाई। और उसके बाद जो है फिर 1947 में जाकर उन्होंने भारत को छोड़ा। लेकिन खुशी की बात यह थी कि भारत को यूनाइट करके वो गए। भारत को यूनाइट करके, अगर शायद अंग्रेज ना आते तो भारत का अस्तित्व क्या पता छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता, जैसे हम भी थे। कोई मंडी का राजा है, कोई सुकेत का राजा है, तो कम से कम एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो इसी तरह जो है इसी के कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। क्लियर जी? अब साम्राज्य नीति का जो है, देखिए जापान जो है वो एशिया का ही देश, और एशिया में जापान पहला देश था जिसने साम्राज्यवादी नीति के ऊपर जो है वो चला था। तो इसने किस देश को सबसे पहला जो है अपना जो है वो साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया था? और वो था साथ में लगने वाला देश है, उसका नाम है चीन। सोचिए चीन कितना बड़ा है देश, हमारे से भी लगभग 3 गुना बड़ा है जिसकी ज़मीन अगर देखी जाए, और जापान के आगे तो कई गुना हो जाता है। जापान जो चिंटी और वो हाथी, तो सोचिए इसी चिंटी ने जो है जापान ने ही चीन को हराया था। याद हो गया? कौन सा? 1894-95 में जो है, याद रखना 1894-95 में जो है वो हराया था। और उसमें कौन सी जो है संधि हुई थी? उस संधि का नाम था शिमोनोसेकी की संधि। 94-95 याद रखना, शिमोनोसेकी की संधि हुई थी। और उसके अनुसार उसे जो है
बहुत सारे जो प्रदेश से खोने पड़े थे, पोर्ट आर्थर, लियाओतुंग, फार्मोसा जैसे जगहों को छोड़ना पड़ा था। तो इस प्रकार से पहला शिकार चीन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की सदस्यता जापान ने कब छोड़ी? राष्ट्रसंघ याद रखना, इसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था? याद कीजिए, 1914 से लेकर, कब से लेकर 1914 से लेकर 1919 तक ये प्रथम विश्व युद्ध जो है वो चला था, 19 तक। और फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि 1920 ईस्वी में जो है वो लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, क्योंकि संधि की स्थापना, शांति संधि कहा जाता है इसको। और ये याद रखना, इसका भी प्रश्न पूछा था, कहाँ हुआ था भाई ये लीग ऑफ नेशन शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये पेरिस में हुआ था। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। तो वहाँ पर ये सम्मेलन बुलाया गया और इसमें 41, याद रखना 41 राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रों के जो बड़े नेता थे वो वहाँ पर शामिल हुए इस शांति सम्मेलन में। और इस शांति सम्मेलन में जो है वो 41 राष्ट्राध्यक्षों को मिलाकर जो है वो याद रखना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को जो है लीग ऑफ नेशन या राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। और ये माना गया कि अब शांति जो है वो, जो वर्ल्ड है, संसार है, वो शांति से जीना चाहता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था देशों को, जो जीते थे उनका भी नुकसान हुआ, जो हारे उनका तो हुआ ही। लेकिन युद्ध अंततः क्या लेकर आता है? अंततः ये खुशी नहीं लेकर आता है, सभी देशों के लिए जो है जान माल की हानि जो है वो होती है और इसका अंत बहुत बुरा होता था। इसको देखते हुए लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ की सदस्यता के 41 देशों ने किया था, साइन किया था, हस्ताक्षर किया था, इस प्रकार से स्वीकार की थी जो भी शर्तें रखी गई थी। लेकिन भाई जापान, मैंने कहा ना कि जो बड़े राष्ट्र थे, अब राष्ट्रसंघ बना तो गया है। देखिए इसकी कमजोरी क्या थी राष्ट्रसंघ की, लीग ऑफ नेशन की, क्योंकि इसके पास कोई अपनी सेना नहीं थी। ताकतवर जब कोई होगा ना तो उसकी बात मानेंगे। आप कभी देखा आपने कि एक ताकतवर जो है एक छोटे से पिद्दू हर्ष की बात जो मानेगा, सहर्ष स्वीकार करेगा, हाँ ठीक है जी मैं मानता हूँ, डरेगा उससे? बिल्कुल भी नहीं। तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब उसके पास कोई, राष्ट्रसंघ के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जो है वो दूसरे देशों को कहे कि नहीं भाई ये गलत है। जापान को कहे कि बिल्कुल भी चाइना की तरफ नहीं जाएगा, तो अपनी सीमाओं को वहीं तक रखेगा, तो भाई क्या होगा? इससे एक दूसरे से लड़ने की संभावना कम हो जाएगी। वैसा ही है जैसे कि पिता घर में होता है ना तो बच्चे डरते हैं, 4 बच्चे हैं, कोई डरे तो कोई सामने जो लड़े तो सही जरा, है ना, कान पकड़ के देंगे कान के नीचे। ठीक है, राष्ट्रसंघ के पास वैसा जो है हथियार नहीं था। तो इसलिए जो है जापान ने देखा कि उसका जो है, उसके हित जो है दूसरे देशों के ऊपर जो है वो इसी तरह साम्राज्यवादी नीति अपना कर ही चल सकता है, तभी वो धनी बन सकता है। तो इसलिए उसने जो सदस्यता छोड़ दी। कब? ये 33 में हुआ था, 1933 ईस्वी में उसने सदस्यता छोड़ दी थी। और इस प्रकार से उसने चीन का जो मंचूरिया प्रांत है उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न, जापान की कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 50%। तो उसके जो है वो क्या है? पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन केवल मात्र 17% भूमि के ऊपर कृषि की जाती है। बिल्कुल सही कहा। और 17% भूमि पर कृषि जाती है, लेकिन याद रखना उसका पशुपालन जो है उसका व्यवसाय नहीं है, पशुपालन व्यवसाय नहीं है। सातों ये रहा, जापान का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? बिल्कुल सही कहा, शिंटो धर्म। और शिंटो धर्म हमारे प्राचीन धर्म के ही बराबर था, जिसे हम कहते हैं ना, हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है, धर्म भी रहा है, तो शिंटो के ही समान रहा है। शिंटो क्या है? शिंटो है कि प्राकृतिक धर्म है, कि प्रकृति के साथ, प्रकृति को ही पूजना। प्रकृति जैसे हमारा भी क्या था भाई, हम भी तो सूरज को जो है अर्घ देते हैं, उसे पानी चढ़ाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। वो चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता थी, या जिनसे जीवन जीवने में हमारे लिए हेल्पफुल थे, या जिनसे हमें डर लगता था, वो सारी प्राकृतिक चीज़ें थे और उन्हीं की हम पूजा करते थे, है ना। पीपल की वृक्ष, उससे ऑक्सीजन हमें मिलती है, अग्नि जिससे हम आग से हम भोजन पकाते हैं और ठंड से बचाता है। तो इन चीज़ों की हम जो है पूजा करते थे। आज हम उसको छोड़ चुके हैं और कोई हमारे उसमें अलग ही देवता जो स्थापित हो गए, क्योंकि ऋग्वेद के बाद जो देवता शुरू हुए, कुछ उनके नाम आ गए, उनका रूप दे दिया गया, आदमी की तरह बना दिया, कोई हाथ कर दिए। तो लेकिन जापान में इस धर्म को, शिंटो धर्म को वैसे ही रखा गया। और उससे क्या फ़र्क पड़ा कि वहाँ की, अगर किसी देश को कहा जाए कि सबसे रमणीय देश है, सबसे सुंदर देश है, सबसे शुद्ध हवा वाला देश है, और वो जापान है। याद रखना, जापान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रकृति की जो इंपॉर्टेंस है उसको जाना है, उसको माना है, उसको भगवान मानते हो। तो इसलिए अगर शायद हमारा भी वही प्रारब्ध वाला जो धर्म रहा होता तो हम भी शायद ऐसी प्रकृति में जी रहे होते। काश ऐसा हो जाए। 8वां ये रहा, जापान के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? कौन सी फसल है जिसको प्रमुखता उगाई जाती है यहाँ उगती है? वह है चावल। जैसे भारतवर्ष में जो है उत्तर प्रदेश और आपके वेस्ट बंगाल की तरफ, बिहार में ज़्यादा जो है आपका चावल उगता है। 9वां प्रश्न ये रहा, जापान की कौन सी मछली विश्व भर में प्रसिद्ध है? सासमी और सुशी। याद रखना, सासमी और सुशी ये दुनिया भर में फेमस है, भारतवर्ष में भी फेमस है, यहाँ मंगवाए जाते हैं। और सोचिए, एक प्लेट के लिए लगभग जो 12,000 से 20,000 के बीच में जो है वो पैसे चुकाना पड़ते हैं एक प्लेट के लिए। और एक प्लेट में कितना कर देते होंगे ना, एक प्लेट कोई 1 किलो था ना देंगे, लगभग 100 ग्राम के करीब हुई होगी, आसपास ही होगी। तो इतनी कॉस्टली है आपकी सासमी और सुशी। और इसके लिए मैंने फोटो आपको बता दिया। जिज्ञासा होती है ना कि देख लें कैसे ये सासमी और ये सुशी है देखने में, है ना। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। 10वां क्वेश्चन ये रहा, शोगुन कौन थे? बहुत ईजी प्रश्न है। शोगुन कौन थे भाई? शोगुन वो थे जिन्होंने अपनी सम्राट से जो सतह हथिया ली थी, ताकतवर बन गए थे। और कौन हो सकता है? वो सेनापति होता है। उसके बाद दूसरा नंबर सेनापति आता। तो शोगुन को थे प्रधान जो सेनापति होते थे, उन्हें शोगुन कहा जाता था। प्रधान सेनापति शोगुन होते थे। अगला है, तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद
पर कब तक आसीन रहे? तोकुगावा वो परिवार था जिसने लंबे समय तक लगभग 300 नहीं 264 ईस्वी का वर्षों तक जो है शासन किया। लगभग 264 वर्षों तक जो है उन्होंने शासन किया। किसने? केवल एक ही परिवार के लोगों ने, वो है तोकुगावा परिवार के। जैसे हम कहते हैं ना कि कांग्रेस के जो पार्टी है वो केवल एक ही परिवार के, गांधी परिवार के, ठीक है। उसी प्रकार से तोकुगावा परिवार के लोगों ने 264 वर्षों तक जो है शासन किया। कब से कब तक ये बताना है, तो वो है 1603 से लेकर 1867 ईस्वी। कब से? 1603 से लेकर 1867 ईस्वी तक, हो गया जी। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भाई पहला व्यक्ति कौन था शोगुन? अब शोगुनों का जो शासन 1603 से नहीं था, वो तो तोकुगावा परिवार, जिससे पहले भी शोगुन रहे थे। तो पहला जो शोगुन था, याद रखना, उसने जब छीने थे अधिकार किसके? सम्राट के, प्रधान सेनापति। तो वो कब से प्रारंभ हुआ था? वो था 1192 में, याद रखना, 1192 ईस्वी में। और उसका जो नाम था उसका था योरितोमा, याद रखना, योरितोमा। और योरितोमा ने जो शासन शुरू किया था वो राजधानी ईदो से नहीं किया था। ईदो जो है वो टोक्यो का प्राचीन नाम है, वहाँ से नहीं किया था, बल्कि क्योतो, याद रखना, क्योतो से उन्होंने शासन चलाया था। क्योतो। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है कंप्यूटर के ऊपर लिखने के, आपने सिर्फ नाम सुनना है, क्योतो। क्लियर हो गया जी? तो 1192 में शोगुनों ने हथिया लिया सम्राट नाम का। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, सम्राट को क्या कहते थे? सम्राट नहीं कहते थे, भारतवर्ष में सम्राट कहा जाता है, सम्राट को कहा जाता था मिकाडो। याद रखिए शब्द मिकाडो, क्या कहा जाता? मिकाडो। तो मिकाडो से जो है उन्होंने जो है वो उनकी शक्तियाँ छीन ली और खुद जो है वो सम्राट की तरह जिए। कोई भी सम्राट से मिलना है तो बिना शोगुनों की अनुमति से नहीं मिल सकते थे, उनकी शक्तियाँ छीन ली। सेना भी शोगुनों का ही बात मानती थी। इस प्रकार शोगुन ताकतवर हो कब से? 1192 ईस्वी में जो है वो योरितोमा ने जो है सबसे पहले जो है ये सम्राट से सारी शक्तियाँ छीनी, और इस प्रकार से शोगुन का पद जो था वो ज़्यादा प्रमुख बन गया था। क्लियर होगा? प्रधान सेनापति जो शोगुन थे वो ताकतवर हो 1192। लेकिन तोकुगावा 1603 से लेकर 1867 264 वर्ष तक शासन। नेक्स्ट, इस समय जापान कितने भागों में विभाजित था? शोगुनों ने कितने में विभाजित किया था? देखिए, शासन चलाने के लिए ना, जैसे भारतवर्ष को अच्छा शासन देने के लिए जो है राज्यों में विभाजित किया गया, और वहाँ पर जो सीएम जो शासन चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है जापान में कितने भागों में विभाजित किया था और उनका मुखिया को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए 250 ईस्वी में उनका मुखिया को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट है, उनको कहा जाता दैम्यो। 250 भागों में दैम्यो, 250 भागों में दैम्यो ने। क्लियर हो गया जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि समुराई कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुराई योद्धा वर्ग, कुलीन से ही संबंधित होते थे। और जो समुराई होते थे वो किसके अंडर काम करते थे? अभी पढ़ा हमने। एक तो जो आपके प्रधान सेनापति जिनको शोगुन कहा जाता है, शोगुनों के अंडर भी यही काम करते हैं, क्योंकि योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग की आवश्यकता सेना जो है वो केंद्र में भी जरूरत होती है और राज्य सरकार में भी जो है योद्धाओं की जरूरत होती है। तो उस समय जो है जापान के उसमें जो समुराई लोग होते थे उनको ही सेना में भर्ती किया, बड़े पदों के ऊपर रखा जाता था। क्लियर होगा? तो दैम्यो के अंडर, दैम्यो क्योंकि वो कहाँ होंगे? राज्य सरकारों के प्रमुख दैम्यो होते थे, तो उनके अंडर भी ये काम करते थे समुराई, और शोगुनों के अंडर भी ये काम करते थे। क्लियर हो गया? फिर आता 14वां प्रश्न, हरकारा पद्धति क्या है? इसी से संबंधित, समुराई से ही संबंधित हरकारा क्या होते थे? हरकारा वो पद्धति होती है कि माना जाता है कि समुराई जो है युद्ध में हारना जो है वो कतई स्वीकार नहीं करते थे, और कभी वो हार जाते थे तो हारे हुए व्यक्ति के तलवार से अपने पेट को फाड़ देते थे। सोचिए जरा, और इसे कहा जाता था हरकारा पद्धति। क्लियर हो गया? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, पेट को चीर लेते थे, इसे हरकारा पद्धति कहा जाता था। 15वां, कामाडोर मैथ्यू पेरी ने जापान के साथ कौन सी संधि की थी? याद है? कामाडोर मैथ्यू पेरी जो है वो अमेरिका से चले थे। जापान, अमेरिका ने जो है इनको भेजा था अपने राजदूत के तौर पर जापान के साथ संधि करने के लिए, और ये पहुंचे थे 1853 ईस्वी में। याद रखना, ये प्रश्न मैंने नहीं डाला है। 1853 में पहुंचे थे और 54 में जाकर जो है वो उन्होंने एक संधि करी थी जापान के साथ, सक्सेस हुए संधि करी। इस संधि का नाम आपको बताना है, वो है कानागावा की संधि। याद रखना क्या था? कानागावा की संधि 31 मार्च 1854 ईस्वी करने में सफल हुए थे, और इस संधि के अनुसार 2 बंदरगाहें उनको मिल गई व्यापार करने के लिए। 2 बंदरगाहें दे दी गई व्यापार करने के लिए। कभी? 31 मार्च 1854 ईस्वी को कानागावा की संधि। और यहाँ वाणिज्य दूत, व्यापार से संबंधित जो दूत है वो वहाँ पर रहेगा, इसकी अनुमति भी उन्हें मिल गई। और याद रखना, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जापान के खुलने को क्या कहा जाता है? जापान के खुलने की नीति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, ये वही है कि जब जो है कामाडोर मैथ्यू पेरी जो है 31 मार्च 1854 ईस्वी को कानागावा की संधि करने में सफल हुआ, तो उसके मुताबिक जो है व्यापार के लिए उनके बंदरगाहें खोल दी गई, और इसी को ही कहा गया जापान की खुलने की नीति। और ये 2 बंदरगाहें भी कई बार पूछी जाती है कि कौन सी बंदरगाहें थी। याद रखना, उसका है शिमोदा और हाकोदाटे। शिमोदा और हाकेदाटे, ये जितना बार बोलोगे उतने बार आएगा। शिमोदा और हाकोदाटे जो है 2 बंदरगाहें खोल दी गई थी। 16वां प्रश्न ये रहा, जापान में आधुनिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस सम्राट ने करी थी? कौन सा सम्राट था पहला सम्राट? मतलब अब शोगुन जो है खत्म हो गए, और उसके पश्चात जो सम्राट, फिर से जो है जो सम्राट को क्या कहा जाता है? मिकाडो जो है ज़्यादा प्रमुख बन गए थे, और पहले जो सम्राट थे उस समय
जिसने आधुनिकरण की प्रक्रिया की तरफ ले गए थे, याद रखना, जिन्होंने उपाधि भी धारण करी थी, बिल्कुल सही आ गया, उनका नाम था मुत्सुहितो। 1868 में ये पहले राजगद्दी के ऊपर बैठे थे, 1868 में मुत्सुहितो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसने जापान को आधुनिकरण की तरफ ले गए थे। जापान को आज जो प्रोग्रेसिव है वो कहीं ना कहीं बेस जो है मुत्सुहितो का ही था। मुत्सुहितो ने जापान की गद्दी पर बैठते ही कौन सी उपाधि धारण की थी? अभी मैंने कहा था, बिल्कुल कहीं सही कहा, मेजी की उपाधि धारण करी थी। जैसे हमारे जो है यहाँ पर राजा जो है जो मुगल हुए वो बादशाह कहलाते थे, बादशाह अकबर है, बादशाह बाबर। तो इस तरह से ये उपाधियाँ जो है लिया करते हैं। तो मुत्सुहितो ने कौन सी उपाधि धारण करी? उसका नाम था मेजी। क्या नाम था? मेजी की उपाधि धारण की। और इस उपाधि का जो मीनिंग है वो क्या क्या है? प्रबुद्ध सरकार, इसका मतलब है प्रबुद्ध सरकार। अगला जो है तो 1868 में ही है। अगर पूछा जाए कि कब धारण की, तो 1868 में, जैसे ही वो राजगद्दी के ऊपर बैठे। जापान में सामंती प्रथा का अंत कब हुआ? सामंती प्रथा क्या होती है भाई? सामंती प्रथा कि राजा के अधीन जो बड़े बड़े पद होते थे और उन जो लोग बड़े होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक होते थे, उनको सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी प्रथाएं जो है वो सारे विश्व भर के देशों में रही हैं। भारतवर्ष में भी अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में जब परमार जी जो है सीएम बने, तो उस समय उन्होंने एक बड़े तरीके से जो है एक डाटा निकाला कि कितने लोग जो है, पूछा गया कि जो है बताएं, अगर हम जो है यहाँ मंडी जिला की बात करें तो बहुत सारी जो है ज़मीनों के मालिक जो है मंडी के लोग हुआ करते थे, और यहाँ के जो किसान जो लोग होते थे केवल किसान थे, ज़मीनें उनको थी। लेकिन सरकार ने जब डाटा लिया तो उन लोगों को जो ज़मीनें जोतते आए थे उन लोगों की, उन किसानों को उनका मालिक जो है बना दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार जापान में भी सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया और किसानों को मालिक बना दिया गया। तो बताना है कि सामंती प्रथा का अंत जो है वो कब किया गया जापान में? तो वो थी 1871 ईस्वी में, याद रखना 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये दोनों ही कार्य एक समय में किए गए थे, और याद रखना 1871 ईस्वी में अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जैसे हमारा हिमाचल का जो है वो धर्मशाला में अलग से शिक्षा विभाग है, जिसके अंदर जो शिक्षा का ही कार्य करना होता है, क्योंकि किसी भी देश को आगे ले जाना ना, आधुनिकरण की प्रक्रिया की बात हो रही है ना मुत्सुहितो के द्वारा, तो ये तभी संभव है जब हम बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे जो हमें ज़रूरत है। आज जापान का हर एक बच्चा जो है 5th से ही, 5वीं कक्षा से ही वो शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देता है, जिससे आने वाले 6-7 साल में ही वो आत्मनिर्भर बन जाता है। वोकेशनल एजुकेशन, ऐसे चीज़ें टेक्निकल, आप सोचिए सबसे ज़्यादा जो है टेक्निकल आदमी जो कहाँ मिलेंगे आपको? जापान में मिलेंगे। छोटे से लेकर बड़ी चीज़ें जो है बच्चे ही बना देते हैं, छोटे मोटे घर की चीज़ें वही खुद रिपेयर कर देते हैं। तो शिक्षा जो है किसी भी देश को अग्रसर करने में बहुत, ये समझना बहुत ज़रूरी है सभी देशों के लिए कि जब तक हम शिक्षा का कुछ नहीं सुधारेंगे, तरीका नहीं सुधारेंगे, तब तक जो है देश जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जो हमने सपना देखा कि हमारा देश भी जो है वो इन देशों की श्रेणी में आ जाए, शामिल हो जाए, ये तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा हमारी अच्छी नहीं होगी, तरीका अच्छा नहीं होगा। 20वां, टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखिए 1877 ईस्वी में, 6 वर्षों के बाद जो है टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि महिला विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना जापान में कब की गई? तो था 1905, याद रखना 1905 में सर्वप्रथम जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और भारतवर्ष, मैं याद दिलाता रहता हूँ अपने देश के, इसलिए हमारा वो देश था जहाँ पे प्राचीन समय में थे, ईसा पूर्व से पहले ही यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित, विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, सोचिए। लेकिन भारतवर्ष ने कभी अपनी शिक्षा की तरफ जो है, आज हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े 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 प्राउड होकर कहते हैं मैं जो है वो अमेरिका में पढ़ रहा हूँ, मैं जो है इंग्लैंड में पढ़ रहा हूँ, मैं चाइना। अरे वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वहीं से ही लोग जो यहाँ व्यापार करने के लिए आए, वहीं से यहीं भारतवर्ष हमेशा जो सेंटर रहा है। कितनी दुख की बात, आज भारतवर्ष से बच्चे हमारे जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने भारतवर्ष को उस तरह से नहीं बनाया। मुत्सुहितो जैसे लोग यहाँ पर नहीं आए जिन्होंने जापान को शक्तिशाली बनाया। चलिए, ऐसा कुछ होगा, आप लोग कुछ करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। 21वां, नौजवानों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और उनकी आयु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश भी इस तरफ में अग्रसर है, लेकिन इतनी आबादी है कि कैसे इसका होगा, निवारण होगा, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, ये छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर सैनिक शिक्षा अनिवार्य करना, इससे क्या मतलब हुआ? एक तो उनको जरूरत थी सैनिकों की, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी, और वो यंग बच्चों में होता है, और 20 वर्ष उन्होंने आयु रखी थी। सैनिक जो शिक्षा थी अनिवार्य करने से क्या फ़ायदा होता है? सोचिए, जैसे हमारा भी जो है अभी इसी दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया, छोटा सा कदम, लेकिन वो कदम जो है किसी भी तरह से जो है वो सही नहीं लगता है, क्योंकि उसके बाद 5 वर्ष के बाद अग्निवीर, समझे ना, अग्निवीर जो 5 वर्ष के बाद क्या करेंगे? क्या वो किसी गलत लोगों के हाथ में चले जाएंगे? एक ट्रेंड व्यक्ति जिसको सभी हथियारों को, जिसको पता है देश की हर एक चीज़ के बारे में वो जानता हो, तो क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न इन चीज़ों को लेकर है। लेकिन यही बच्चा जिसको इसके पश्चात सिविल जॉब दे दी जाती है, मान लो पटवारी लग गया उसके बाद, तो सोचिए उस बच्चे में 5 साल वो देश के लिए लड़ा, सरहदों के ऊपर, कितना अपने देश के प्रति कितना प्रेम होगा उसमें। तो वो कभी भी जो है आज का जो
ये जो पेशा कितना बर्बाद हो चुका है, कितना जो है वो बदनाम हो चुका है, तो शायद वो ऐसा नहीं करेगा। कितनी ईमानदारी से काम, यही ज़रूरत है इस देश के लिए, है ना, यही ज़रूरत है। तो यही अगर सभी के लिए लागू हो जाए ना भारतवर्ष के, कि सबसे पहले वो कौन सी करेगा, सैनिक बनेगा। पुलिस दे दीजिए, कहीं दे दीजिए, लेकिन उसके बाद का भविष्य भी उसको दे दीजिए, तो शायद कुछ बात बने। लेकिन यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह से ये होगा। तो ये जापान में जो है वो शुरू किया गया, लेकिन आपको बताना है कब, किस सन में इसे शुरू किया गया था। तो सही है 1873 ईस्वी में, और 20 वर्ष मैंने पहले आपको बता दिया था। फिर अगला प्रश्न ये रहा कि सरकार ने किसानों को भूमि का स्वामी जो है स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन ये जो आदेश थे वो कब किए गए, आदेश कब पारित किए गए थे, याद रखना ये 1872 ईस्वी में जो हो पारित कर दिए गए थे कि किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। अगला है जापान में प्रथम रेलवे लाइन कब और कहां से कहां तक बिछाई गई थी। भारतवर्ष में भी इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भारतवर्ष में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में थाना से मुंबई, याद रखना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो कब 1870 और 72 में जाकर जो है वो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, टोक्यो से लेकर, टोक्यो राजधानी का नाम है, से लेकर योकोहामा तक के मध्य जो है वो बिछाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ 1853 में भारतवर्ष में, और कहाँ कई वर्षों के पश्चात 1870 और 72 में। सोचिए आज जो है जापान कहाँ है और भारतवर्ष कहाँ है, फ़र्क है ना। तो ये फ़र्क होता है। देश के प्रति जो प्रेम है वो देश को बहुत आगे ले जाता है, लेकिन हम प्रेम करते हैं सिर्फ अपने घर और अपने घर वालों से, और उससे बाहर किसी से नहीं करते हैं। सिर्फ फैमिली के लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं। ये भावना बहुत जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, और देश के प्रति जो भावना है वो जल्दी आनी चाहिए। बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब की गई थी। बैंक ऑफ जापान, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सबसे बड़ा, तो उसी प्रकार से जापान का सबसे बड़ा बैंक है, उसका नाम है बैंक ऑफ जापान। इसकी स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है। सही है 1882 ईस्वी में पहला बड़ा जो बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ जापान। फिर आता है 25वां, मेजी संविधान कब लागू किया गया। मेजी संविधान, मुत्सुहितो ने एक और संविधान बनाया। जरूरत थी संविधान, एक लिखित संविधान हो जिसके अनुसार जो है लोगों को न्याय मिले और देश प्रोग्रेसिव हो। तो ये जो मेजी संविधान था ये कब जो है हुआ, इसके बारे में डेट्स आप बताइए। 1889 में, बिल्कुल ठीक कहा। और इस संविधान के अनुसार अब जो सम्राट था वो सबसे ताकतवर जो हो गया था, उसको इस तरह की शक्तियाँ दी गई थी कि सेना भी उसके अंडर थी, वो किसी भी संसद के अधिवेशन को बुला भी सकता, उसके ख़त्म भी कर सकता था। बहुत सारे जो है उसके पावर जो है दे दी गई। अगला प्रश्न ये रहा, क्या सम्राट संसद के अधिवेशन को बुला सकता है। और संसद जब भी आता है ना, तो संसद हम कहते हैं संसद, जैसे हमारा जो है अपर हाउस जो है वैसे केंद्र सरकार का राज्यसभा, फिर लोअर सदन जो है वो लोकसभा है, तो ठीक है उसी प्रकार से वहाँ पर भी एक संसद होती है, सम्राट के अधीन वो कार्य करती है, लेकिन उसे संसद नहीं कहा जाता। याद रखना एक शब्द, ये बिल्कुल सही कहा, डायट उसको कहा जाता है, डायट, डा य और ड, ये भी प्रश्न पूछा, डाइट कहा जाता है। तो वो उसको बुला सकता था और उसको बंद नहीं है, भंग भी कर सकता था। बिल्कुल सही कहा, ये सही है, उसे भंग, इस तरह की शक्तियाँ जो सम्राट को मिल गई थी नया संविधान लागू होने से 1889 में। क्लियर हो गया। 27वां प्रश्न ये रहा, जापान में क्रूर सजाएं देने का प्रावधान कब खत्म किया गया। क्रूर सजाएं दी जाती है शोगुनों के समय में, वो कब खत्म की गई, कब की 82 में। बिल्कुल सही है 82। देखिए दो तरह, बैंक ऑफ जापान की स्थापना और क्रूर सजाएं खत्म करना, ये दोनों ही काम 82 में। एकल परिवार का प्रचलन किस काल में आरंभ किया गया। एकल परिवार, देखिए मेजी काल में ही जो है ये एकल परिवार प्रचलन हुआ, क्योंकि आधुनिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब जो है गाँव से शहर बनने शुरू हो गए थे, और शहरों में जो लोग जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग पैसा कमाने की जो है ना लालसा होती है, तो पैसा जरूरी होता है आने वाले टाइम आधुनिकरण में, तो पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पिता को जाना पड़ता है, पिता फिर अपनी वाइफ को बुला लेता है काम के लिए, फिर उसके बच्चे भी चले। तो इस प्रकार से एकल परिवार का प्रचलन जो शुरू हो गया था काल में, किस काल में, मेजी काल में। फिर 29वां, वह परिवार जिस घर में रहते थे, एकल परिवारों की बात कर रहे थे जिसमें माता पिता और बच्चे शामिल होते हैं, उन घरों को किस नाम से जो पुकारा जाता है। उन घरों के नाम भी होते थे होमो, याद रखना होमो, उनको होमो कह के जो है पुकारते थे एकल परिवार के रहने वाले लोगों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, जापान चीन के मध्य युद्ध कब हुआ और इसमें कौन विजयी रहा था। पहले ही आया ना, मैंने बताया था 1894 और 95 में, और जापान इसमें विजयी रहा था। सिमोनोसेकी की संधि इसी युद्ध का जो है वो परिणाम था। कब हुई थी ये सिमोनोसेकी की संधि जो है, कब हुई थी आपको बताना है। सही उत्तर है 17 अप्रैल 1895 ईस्वी को, 17 अप्रैल 1895। और मैंने कहा था ना बहुत सारी जगह जो इसकी धाराएं थी, इसके शायद प्रश्न होगा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। किस संधि के अनुसार चीन ने कोरिया को एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता। कोरिया को लेकर ये युद्ध छिड़ा गया था जापान और चीन के बीच में, कोरिया के ऊपर अधिकार करने से लेकर ही था। लेकिन अब इसकी अनुमति मिल गई, चीन ने इसको कहा कि कोरिया जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है, मान्यता दे दी गई। लेकिन ये कौन सी संधि थी, अभी की हमने सिमोनोसेकी की संधि, तो सिमोनोसेकी की संधि। अगला प्रश्न,
क्षतिपूर्ति के तौर पर चीन ने जापान को कितने करोड़ ताल दिए? जापान ने कहा भाई चीन तू माना नहीं, हम बोलते रहे भाई कि हमारा जो है कोरिया हमें दे दो, हमारा हित है उसमें, लेकिन तुम नहीं माने, तुमने कहा कि नहीं ये तो भाई हमारा है, तो इसलिए जो है हमारे के चक्कर में लड़ाई हो गई और इसलिए तुम जिम्मेदार हो, इसलिए हमें जो है कितने करोड़ ताइल की धनराशि, याद रखना ताइल उसमें जो है करेंसी जो है चीन की हुआ करती थी, तो कितने करोड़ उनको देना पड़े? बिल्कुल सही कहा, 2 करोड़ ताइल जो है वो देना पड़े क्षतिपूर्ति के तौर पर चीन को, जापान को, हाथी को, चिंटी को देना पड़े। कितने शर्म की बात है। और करेंसी की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं और बता दूँ आपको। देखिए आज की डेट में जो जापान की करेंसी है उसको येन कहते हैं, येन याद रखना, येन कहते हैं। और येन की जो वैल्यू है और हमारी जो 1 रुपये की वैल्यू है वो येन जो है कम वैल्यू पड़ती। सोचिए 1 रुपये लेके चलेंगे तो लगभग 2 रुपये 1.73 की वैल्यू जो है वो जापान में पड़ती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम चीन की बात हो रही है तो चीन की जो करेंसी है उसका नाम है युआन, युआन काइसेक, याद रहे ना, तो युआन, तो युआन लिखने में थोड़ा दिक्कत है तो समझ लीजिए युआन उनकी जो है, लेकिन उस समय ताइल, याद रखना ताइल उनकी पहले पुरानी करेंसी थी, अब युआन कह के जो है उनकी करेंसी है। और इस युआन करेंसी की अगर हम वैल्यू बात करें तो 100 रुपये अगर मेरे पास है तो चीन में उसके 9 रुपये मिलेंगे, उनकी वैल्यू ज़्यादा है मतलब। और अगर मैं पूछूं आपको कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली करेंसी किस देश की है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो ये जो करेंसी है दिनार उस देश की करेंसी है। और आपको यूएई तो मालूम है, यूएई है ना, तो यूएई में जो है जो दिनार की जो कॉस्ट बैठती है वो लगभग 200 के पार, 268-65 के करीब जो है इसकी जो वैल्यू जो है वो जाती है, 268 या इतने के करीब। एक मतलब अगर आपको 1 रुपया लेना होगा दिनार का कुवैत में जाकर, यूएई में जाकर, तो आपको 268 रुपये देना पड़ेंगे, तब जाके वहाँ का 1 रुपया आपको मिलेगा। और डॉलर का तो आपको मालूम है, डॉलर जो है आजकल 74.5 के बीच में चल रहा है, 74 रुपये जो है के खर्च करना पड़ेंगे तब जाके आपको 1 डॉलर जो है मिलेगा। अगर पूछें कि सबसे कम वैल्यू जो है किसकी है, तो सबसे सस्ता जो है वो है आपका ईरान का, याद रखा है, ईरान की जो करेंसी उसका नाम है रियाल, रियाल उसको कहा जाता है। और रियाल अगर हम 1 रुपया ले जाएँ तो ईरान का 516 रुपये जो है हमें मिलेंगे। सोचिए कितना जो है फ़ायदा है। इंडोनेशिया में अगर बात करें जहाँ पर लोग हमारे घूमने के लिए जाते हैं बहुत सारे, तो 1 रुपये की वैल्यू वहाँ पर 179 है। तो इस तरह से याद रखना हमारा जो है वैल्यूएबल कहाँ है पैसा और कहाँ पे नहीं। अगला प्रश्न ये रहा, किन देशों ने जापान पर चीन को लियाओतुंग का प्रदेश वापस लौटाने के लिए दबाव डाला? किन देशों ने जापान को, बोला ना लियाओतुंग का प्रदेश और शिमोनोसेकी के अनुसार मिल गया था, लेकिन कौन से देश थे जिन्होंने जो है फिर से इसको वापस दे दिया, चीन को वापस दे दिया, जापान को देना पड़ा, पर कौन से देश थे? वो थे फ्रांस, रूस और जर्मनी, जिन्होंने दबाव डाला था। और इनमें से रूस था जो सबसे बड़ा जो है वो इसमें अड़ंगा था, क्योंकि वो मंचूरिया को जो है हित देख रहा था और कोरिया में भी अपने हित देख रहा था, इसलिए उसने फ्रांस और जर्मनी को उकसाया। और लियाओतुंग जिसको वो खुद पाना चाहता था, उस लियाओतुंग को जो है वो चीन को वापस लौटाना पड़ा था। और यही कारण था कि अगला जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में होता है? जापान और रूस के बीच में है। परंतु ऐसा लियाओतुंग का प्रदेश वापस लौटाने के बदले में चीन ने जो है, चीन को कुछ पैसे देना पड़े, ठीक है मैंने वापस दे देता हूँ, लेकिन भाई मेरे को पैसे चाहिए। कितने देने पड़े थे बताइए? यस, 3 करोड़ ताइल जो है और देना पड़े। कुल कितने बन गए? 5 करोड़ ताइल। क्लियर हो गया ना? पहले 2 करोड़ ताइल दिए क्षतिपूर्ति के तौर पर, अब 3 करोड़ किसके बदले में दिए? जो लियाओतुंग का प्रदेश तो वापस दिया गया। फिर अगला आता है रूस तथा जापान युद्ध का अंत किस संधि के अनुसार हुआ? अगला जो युद्ध हुआ वह रूस जापान का युद्ध कब हुआ? 1904 और 5 में। और कौन सी संधि हुई थी? जैसे इसकी हुई थी कौन सी संधि? इसकी संधि शिमोनोसेकी की संधि। तो इसका कौन सी संधि थी, किसके अनुसार जो है? तो वह है पोर्ट्समाउथ की संधि। और ये कब हुई थी? 5 सितंबर, याद रखना 5 सितंबर 1905 ईस्वी को, 5 सितंबर 1905 ईस्वी को। कौन सी संधि थी? पोर्ट आर्थर की संधि, याद रखना पोर्ट आर्थर की संधि। पोर्ट आर्थर की संधि के अनुसार कौन सा प्रायद्वीप जो है वह जापान को मिल गया? बताएंगे फटाफट करके कौन सा प्रायद्वीप जो उसे मिले थे? एक तो पोर्ट आर्थर और लियाओतुंग का प्रायद्वीप उसे मिला था। पोर्ट आर्थर पूरी तरह से और लियाओतुंग का प्रायद्वीप जो है जो उससे छीन लिया गया था उसे दे दिया गया। रूस मान गया भाई अब, क्योंकि रूस अब हार गया था। सोचिए अब रूस तो जो है चीन से भी कितना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा देश, उसे किसने हराया भाई? जापान ने। तो सोचिए इतिहास बड़ा खतरनाक है। तो यही कारण था कि जो है जापान को पंख लग गए और बाद में उसने जो है धुरी शक्तियों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पहले लड़ा था उसने मित्र राष्ट्र धुरी शक्ति। अभी समझ लीजिए मित्र राष्ट्र कौन से थे? मित्र राष्ट्र होते थे इंग्लैंड, फ्रांस और आपका रसिया जैसे देश, और जो अमेरिका देश उनका एक गुट था एक तरफ को थे। तो उस समय जो है पहला जो युद्ध लड़ा था जापान ने, वो इनकी तरफ से लड़ा था और ये जीतने वाले देशों में से था जापान। उसका कद बढ़ता चला गया और उसका देखिए उसने क्योंकि कद बढ़ाया भी अपना, 2 युद्धों में जो है बुरी तरह से बड़े बड़े देशों का हराया, है ना। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जो है वो धुरी शक्तियों के साथ, धुरी शक्तियाँ कौन सी थी? धुरी शक्तियाँ याद होगा आपको? हिटलर मतलब जर्मनी हो गया, इटली मोसोलिनी वाला, और साथ में जापान उसमें और ऑस्ट्रिया शामिल हो गया। तो ये दूसरा विश्व युद्ध उसने दूसरी तरफ से लड़ा।
लेकिन वो हार गया है ना, मालूम है आपको, अगर इसके ऊपर प्रश्न है। जापान को स्खालिन द्वीप, इसी जो पोर्ट्समाउथ की संधि के अनुसार जो है स्खालिन जो द्वीप है वो रसिया का भाग है, क्योंकि रसिया के साथ युद्ध होता, रसिया को भी जो है चुकाना था ना कुछ न कुछ, तो उसका उसने जो है उसको स्खालिन द्वीप है उसका कौन सा हिस्सा दिया था, बिल्कुल सही कहा, दक्षिणी हिस्सा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक जो है लड़ा गया था, बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए, 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक जो है दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश द्वारा और कब गिराया गया, यहाँ माना था जापान। जापान का जो है बोला ना कि चिंटी को पर लग जाते तो उसकी मौत जो है आती है, ठीक उसी प्रकार से जो है 33 में उसने जो है वो अपना जो लीग ऑफ नेशन था उससे हट गया और फिर उसने जो है चीन के बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया। मतलब जो बड़े देश थे जिन्होंने कसम खाई थी कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो है हम आधार तैयार नहीं करेंगे, वो फिर से प्रारंभ हो गए थे और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो सामने आया और फिर जो है 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हुआ। तो जापान जो है धुरी शक्तियों से लड़ रहा था और याद होगा आपको भारतवर्ष की सीमा बर्मा तक ये पहुंच चुका था, लेकिन क्या हुआ, अमेरिका ने जो क्या किया, अब इसको सबक सिखाने के लिए इसके सबसे बड़े शहर हिरोशिमा पर बम गिराया। लेकिन आपको बताना है वो डेट्स क्या थी, याद आई आपको, बहुत सही है, वो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया। फिर अगला प्रश्न, नागासाकी की परमाणु बम कब गिराया गया था, दूसरा बड़ा शहर था नागासाकी। नहीं मान रहा था, हिरोशिमा के ऊपर किया तब भी वो लड़ाई जारी रखा, लेकिन दूसरा बड़ा शहर था नागासाकी और इसको 9 अगस्त 1945 के ऊपर फेंका। भाई मान नहीं तो अब तेरी बारी नागासाकी, और नागासाकी खत्म होगा, तब वहाँ हो गया परमाणु बम। सोचिए 3000 से 4000 तक का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। सोचिए आप 100 डिग्री टेम्परेचर जो है झेल नहीं पाएंगे, हाथ जल जाता है, उंगली डाल के देखिए ना, तो 4000 टेम्परेचर में सोचिए जरा, राख भी नहीं बची होगी, खत्म हो गया, पूरी तरह तबाह हो गया। कहते हैं धरती का 5 से 7 फीट जो जगह थी वो खराब हो गई, इतना इसकी एनर्जी होती है। तो क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ, सोचिए, ये होना नहीं चाहिए था। प्रश्न पूछा जाता है कि आपके उसमें ये सही कार्य था, बिल्कुल भी नहीं था, ये मानवता के लिए बहुत ही गलत कार्य था। और उसी के बाद जो है फिर इसी को पर पाने की जो होड़ है वो लगी रही और आज हम उसमें शामिल हैं। सोचिए अब बम की जगह जो है ये जो हम बना रहे ना एटम बम, ठीक है, हम अपने एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी है, हालात भी हैं कि हमें ऐसा करना होगा, लेकिन सोचिए ये हालात ना बनाए जाएं, पूरे विश्व में हालात ना बनाए जाएं इस तरह के, एक एटम बम बनाने में अरबों रुपए लगते हैं। सोचिए अब वो अरबों रुपए अगर हम लोगों के ऊपर लगाएं तो क्या ज़रूरत है स्वर्ग की बात करने की, मरने के बाद मिलेगा, अरे यही स्वर्ग होगा भाई, सब कुछ यहीं, हर आदमी अमीर होगा, सबके पास जो है हित जो भी उनको चाहिए वो सारा कुछ यहीं मिलेगा भाई। तो ये ज़रूरत है सोचने की। अगला प्रश्न है, उस समय जापान के सम्राट कौन होते थे, उस समय जब ये नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जब बम गिराए गए उस समय वहाँ के जो सम्राट थे उनका नाम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, और नाम था हिरोहितो, नाम है हिरोहितो। तो उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया, आत्मसमर्पण किया, कब किया वो आपके डेट बतानी है, और वो है 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। अब जापान के होश उड़ गए थे, उनको मालूम था कि अगर हमने हाथ नहीं उठाया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए जो है ये वैसा ही है जैसे जापान आपका रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक भी नहीं मान रहा है तो देखना अपने तबाही की तरफ दोनों ही देश जो है जा रहे हैं। तो जापान ने दूसरे बम के बाद ही हाथ खड़े कर दिए और इस तरह से 14 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोहितो ने स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न, जापान अमेरिका के किस जनरल के अधीन जो है वो कितने वर्षों तक रखा, ये भी बड़ा एग्जाम्पलरी है आपको कि जापान जब हार गया तो अमेरिका ने ही इसको हराया था, इसलिए जो अमेरिका के अधीन, और उसमें जनरल डगलस को भेजा गया था, जनरल डगलस को भेजा गया था 1945 से लेकर ये 1952 ईस्वी तक जो है लगभग 7 वर्षों तक जो है अमेरिका जो है वो डगलस के, अमेरिका नहीं सॉरी जापान जो डगलस के ही अधीन रहा। लेकिन डगलस ने वहाँ जाकर जो उद्देश्य, जिन उद्देश्यों को लेकर आया था कि जापान को फिर से सशक्त बनाना, जापान को ख़त्म करना नहीं था, लेकिन जापान को इस तरफ को अग्रसर करना था कि वहाँ के जो एजुकेशन है उस सिस्टम को भी, जो सैन्यवाद व्यवस्था थी उससे हटाकर जो है एक प्रोग्रेसिव देश बनाना, और वो उसने किया। जनरल डगलस ने वहाँ की शिक्षा को भी बदल डाला, जो हमें केवल अपने देश से ही प्यार करना सिखाती थी और दूसरे देशों से ये वैसा ही है कि अगर हमें धर्म के तौर पर यह सिखा दिया जाए कि दूसरों का को मारना हमारे लिए, हमारा जो भगवान है वो तुम्हें जो है वो कोई अच्छा देगा, मतलब अच्छी, तो सोचिए जो है जब ये मेरा, अगर जैसे हमारे में भी ये कहा होता है कि मैंने ऐसे बचपन में देखा है कि जो काव होता है ना, काव देखा सुन, तो काव को मारना जो है किसी खास दिन जो है वो बोलते थे कि भाई पाप नहीं होता है, पुण्य का काम होता है। तो सोचिए तब आदमी जो है उस धर्म की आड़ में जो है उस काम को बड़े आराम से करता है ना, आराम से करेगा। ऐसे ही जो किसी का सर काटना दूसरे का और फिर कहना कि भगवान आपसे खुश होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ डगलस जो है जिसने हराया था जापान को अमेरिका ने, वो वहाँ पर जाकर जो है अभी भी अपने जो कारनामे थे
अपने को ज़्यादा बेनिफिट लेने का जो कार्य था वो कर सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ पर जाकर जो कार्य किया ये उसी का ही परिणाम था कि 1952 ईस्वी में जब उसने जापान को छोड़ा तो वहाँ के लोग जो है इस स्थिति में थे कि वो अपने देश को फिर से समृद्धि की तरफ ले जा सकते थे, ना कि वो ख़त्म हो रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। वहाँ की सेना को इस तरह से उन्होंने फिर से जो है तैयार किया कि वो अपने देश के बारे में तो सोचते लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता को भी जो है वो सम्मान देते थे। तो यह है जनरल डगलस का उदाहरण। फिर आता है टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ये जानने के लिए कि देखिए इसके पश्चात जो है, हारने के पश्चात जो है 1964 ईस्वी में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए 1964 ईस्वी में, उसमें उसने जो है 300 करोड़ तायल जो है वो खर्च किए थे। सोचिए इतनी बड़ी धनराशि। तो मतलब जो बेस था अमेरिका ने जापान का वो इस तरह से बना दिया था कि अब लोगों ने जो अपने देश को उन देशों के ही श्रेणी में शुमार लाकर खड़ा कर दिया था। तो यह है जापान की कहानी जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए, और सीखना चाहिए कि वही देश जिसने परमाणु बम गिराया था जापान के ऊपर, वही देश आज दोनों मित्र राष्ट्र भी हैं, क्योंकि समझते हैं एक दूसरे का। इतिहास से हमने सीखा कि हमारी भी गलतियां रही और जिन लोगों ने हमें जीता था उन्होंने हमारे लिए काम किया, इसलिए दोनों ही देश कितने मित्र राष्ट्र हैं। तो ये है पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स जो हमें सीखनी चाहिए अमेरिका और जापान से। अंतिम प्रश्न, 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी जो जापान ने बनाई थी, जिसे आज बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, किस नाम से कहा जाता है उसको? बुलेट ट्रेन। उसका नाम क्या था इसलिए उसको पहले बुलेट ट्रेन नहीं कहते थे, आपको सही नाम बताना है। उसका नाम है शिंकासेन, याद रखना शिंकासेन उसका नाम था। और ये 1964 ईस्वी में ही जो है वो आपकी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बनाई गई थी। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन का चित्र है। वैसे मैंने एनिमेशन डाली थी जिसमें आपको चलते हुए नज़र आनी थी। आज की डेट की जो सबसे फास्टेस्ट है वो 400 से लेकर 600 तक की फास्ट जो है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है आज की जो बुलेट ट्रेन है। उस समय 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सोचिए इस रफ्तार से आज अगर देश को, भारतवर्ष को भी जाना है तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी। किसी भी देश का इतिहास इसलिए आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि तुम भी उस देश के लोगों की तरह कुछ ऐसा कर जाओ अपने देश के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझते हैं, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और अगर कोई कमी रही होगी तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।